हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों वॉर के बीच जिस प्रकार से ये जंग थमने का नाम नहीं ले रहा और पाकिस्तान भी इस जंग में उछलता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों, और लगातार भारत के बॉर्डर के आसपास हलचलें पैदा कर रहा है। ऐसे में भारत की मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। खुद भारतीय वायुसेना पहुंच गई रशिया दोस्तों S-400 मिसाइल को लेकर। बहुत बड़ी खबर बताएंगे कैसे रशिया से चौथा S-400 का स्क्वाड्रन लाने पहुंच गई भारतीय वायुसेना। क्या युद्ध के बीच अपना भारत भी अपने दुश्मनों को जवाब देने के लिए हर तरह की तैयारी कर रहा है। बताएंगे अभी की सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी। साथ ही साथ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर ब्रिटेन में 60 से भी अधिक देशों की बड़ी बैठक हो रही है दोस्तों, लेकिन अकेला भारत 60 से भी ज्यादा देशों पर डोमिनेट करता नजर आ रहा है दोस्तों। बताएंगे जो बातें भारत ने रखी हैं, सारे देश चुपचाप सुनते नजर आए और भारत ने क्या क्या बात कही वहां पर जानना बेहद जरूरी। साथ ही साथ ईरान युद्ध के बीच इस देश ने भारत से मांगा ईंधन। वहीं घाटी में सेना के ऑपरेशन पर मच गया बवाल। महबूबा मुफ्ती ने आतंकवादी को बता दिया आम नागरिक दोस्तों, मच गया बवाल। तो वहीं दोस्तों बिहार में नए मुख्यमंत्री को लेकर भी बड़ी जानकारी सामने आ रही है दोस्तों। और अगर आप भी ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो आपके लिए सबसे बड़ी खबर है दोस्तों, ये सारी ट्रेनें कैंसिल कर दी गई है और कुछ के तो रूट्स बदल दिए गए हैं। बताएंगे कौन से रूट्स को लेकर है ये जानकारी। एक से एक बेहतरीन खबर अपडेट आपको बताएंगे। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने भारत देश का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां रशिया जल्द ही भारत को S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम का चौथा स्क्वाड्रन डिलीवर कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस डिलीवरी को लेने के लिए भारतीय वायुसेना की एक टीम पहले ही रशिया पहुंच चुकी है। हालांकि भारत को डिलीवरी के पहले S-400 मिसाइल सिस्टम का अंतिम परिचालन परीक्षण किया जा रहा है। अगर सब कुछ सही रहता है दोस्तों तो S-400 के चौथे स्क्वाड्रन को इस साल की दूसरी तिमाही में ही भारत को सौंप दिया जाएगा। S-400 की ये खेप पहले मार्च में भारत को डिलीवर की जानी थी, लेकिन अभी तक ये मई या जून में भारत पहुंचेगा। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक S-400 मिसाइल सिस्टम का 5वां और अंतिम स्क्वाड्रन इस साल की अंतिम तिमाही में भारत पहुंच सकता है। ये सौदा पहले ही तय समय से 3 साल से ज्यादा की देरी से चल रहा है। इस बीच भारत के रक्षा अधिग्रहण परिषद बोले तो DAC ने 5 और नए S-400 सिस्टम खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिससे कुल संख्या 10 होने की उम्मीद है। इससे भारत की हवाई सुरक्षा के और मजबूत होने की उम्मीद है दोस्तों। जैसा की S-400 मिसाइल सिस्टम ने मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जबरदस्त प्रदर्शन किया था। इसने भारत पर हमले की कोशिश कर रहे पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों, मिसाइलों और ड्रोन को हवा में ही मार गिराया था। इसके अलावा S-400 ने पाकिस्तानी अवैक्स विमान और F-16 को उनके हैंगर में ही नष्ट कर दिया था। रूसी S-400 मिसाइल सिस्टम भारत के उन्नत मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम का भी हिस्सा है दोस्तों। ऐसे में इसका भारत पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। जैसा कि अभी पूरी दुनिया युद्ध में फंसी हुई है दोस्तों, और इस समय पता नहीं कब कौन कहां से क्या अटैक कर दे। मेनली दोस्तों पाकिस्तान को लेकर ज्यादा ये अटकलें लगाई जाती है कि पाकिस्तान युद्ध के समय में, युद्ध के आड़ में ईरान, अमेरिका, इजराइल के उलझने के बीच भारत को लेकर कोई नापाक चालें चल सकता है दोस्तों। ऐसे में भारत के पास इस तरह का मिसाइल डिफेंस सिस्टम होना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। ऐसे ही नहीं, भारतीय वायुसेना की टीम दोस्तों रशिया पहुंच चुकी है। क्या इस पर आपकी राय अवश्य कमेंट कीजिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर हॉर्मुज पर ब्रिटेन में 60 से भी अधिक देशों की बड़ी बैठक। भारत से शामिल हुए मिस्री जी, कहा हमने नाविक खोए, जल्द रुकना चाहिए ये तनाव दोस्तों। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की पहल पर करीब 60 से भी अधिक देशों के विदेश मंत्रियों ने ऑनलाइन तरीके से हॉर्मुज संकट पर गुरुवार को चर्चा की। सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विक्रम मिस्री ने किया और अध्यक्षता ब्रिटेन के विदेश मंत्री यवेट कूपर ने की। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ईरान की ओर से हॉर्मुज जल डमरू मध्य की आंशिक नाकाबंदी के मद्देनजर सुरक्षित समुद्री परिवहन सुनिश्चित करना था। मिस्री ने वर्चुअल माध्यम से चर्चा में भाग लेते हुए क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय समुद्री परिवहन मार्गों की सुरक्षा पर नई दिल्ली का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने दुनिया भर के देशों के सामने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री रास्तों पर जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही हर देश का हक है, इससे कोई समझौता नहीं हो सकता। विदेश सचिव ने चिंता जताई कि इस पूरे संकट का सीधा असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ रहा है दोस्तों। ब्रिटेन की ओर से बुलाई गई इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण बात जो भारत ने दुनिया के सामने रखी वो ये थी कि भारतीय नागरिक
नागरिकों की सुरक्षा को लेकर क्या प्रावधान है। विदेश सचिव ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों में भारत इकलौता ऐसा देश है जिसने अपने जांबाज नाविकों को खोया है। उन्होंने कहा कि इस समस्या का हल और अधिक युद्ध नहीं है। अगर दुनिया को इस संकट से बाहर निकलना है तो सभी पक्षों को तुरंत हथियारों को शांत करके बातचीत की मेज पर लौटना होगा। दोस्तों, इसमें गौर करने वाली बात तो ये है कि जब अपना भारत बोल रहा था उस समय पूरी ये 60 देशों के विदेश मंत्री चुपचाप गौर करते हुए सुन रहे थे। दोस्तों, ऐसा लग रहा था कि भारत वाकई में विश्व गुरु बन चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं। जी हाँ दोस्तों, एक चीज तो है कि भारत की बातें पूरी दुनिया बड़े गौर से सुनती है, ये बात मानने वाली है। इतना ही नहीं दोस्तों, वहीं आपको बता दें भारत के लिए खुशखबरी की भी खबर है। ईरान से 1200 नागरिक सुरक्षित निकाले गए हैं। पीएम मोदी ने वैश्विक नेताओं से इसको लेकर खास अपील भी की है। दोस्तों, पश्चिम एशिया में जारी भीषण संघर्ष के बीच भारत ने अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए बड़ा अभियान चलाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने गुरुवार को जानकारी दी है कि अब तक 1200 से अधिक भारतीयों को ईरान से सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है, जिनमें से 845 छात्र शामिल हैं। सरकार ने इस ऑपरेशन को बेहद रणनीतिक तरीके से अंजाम दिया। 996 भारतीयों को आर्मेनिया और 204 लोगों को अजरबैजान पहुंचाया गया। यहां से उन्हें सुरक्षित भारत लाने की व्यवस्था की जा रही है। MEA यानी विदेश मंत्रालय ने स्थानीय प्रशासन और भारतीय दूतावासों के साथ मिलकर लगातार समन्वय करके ये सफलता हासिल की है। दोस्तों, आप भी कहेंगे कि आर्मेनिया से 996 भारतीयों को निकलवाया, ईरान होते हुए आर्मेनिया के थ्रू 996 भारतीयों को निकाला, लेकिन ईरान से सीधा अजरबैजान कैसे, जबकि अजरबैजान देश तो भारत का दुश्मन है, या यूं कहे कि भारत के दुश्मन देश का साथी है जो पाकिस्तान की लगातार मदद करता है भारत के खिलाफ। फिर अजरबैजान ने भारतीयों को निकालने में मदद कैसे कर दी। तो दोस्तों, आपको बता दें हम भी हैरान है, लेकिन अजरबैजान ने वाकई में इस संकट की घड़ी में भारत की मदद की है। दोस्तों, 204 लोगों को भारतीयों को निकलवाने में भारी मदद की है। वाकई में ये बहुत अच्छा कार्य किया है अजरबैजान ने। हो सकता है आगे चलकर अजरबैजान इसके बाद इसको लेकर कोई और मांग भारत के सामने रखे कि उसको भारत से क्या तकलीफ है, या फिर भारत को लेकर वो क्या चाहता है, या आर्मेनिया वाले इश्यू को लेकर हो सकता है अपनी कोई बात रखे। अजरबैजान, आपकी क्या राय है दोस्तों? इस देश को लेकर अवश्य कमेंट कीजिएगा। लेकिन आप एक चीज गौर कर पा रहे होंगे कि भारत वो देश है या भारत की ऐसी कूटनीति है जो भारत के दुश्मनों के दोस्तों से भी कार्य करवा लेती है या फिर उनको भी फैन बना लेती है। इस पर आपका क्या कहना है, क्या कथन है, अवश्य कमेंट कीजिएगा। लेकिन इस बात पर एक लाइक तो बनता है दोस्तों। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां घाटी में सेना के ऑपरेशन पर मच गया बवाल। महबूबा मुफ्ती ने आतंकी को बता दिया आम नागरिक। सीएम उमर अब्दुल्ला को भी आना पड़ गया पिक्चर में। बता दे PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने अरहमा गांदरबल में हुई मुठभेड़ की सच्चाई पर सार्वजनिक रूप से सवाल खड़े कर दिए। यह मुठभेड़ 31 मार्च से 1 अप्रैल 2026 के बीच हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह मुठभेड़ फर्जी थी और जिस व्यक्ति को मारा गया उसकी पहचान राशिद अहमद मुगल के रूप में हुई है। वो एक आतंकवादी नहीं बल्कि निर्दोष नागरिक था। मुफ्ती ने बताया कि 29 साल का राशिद मुगल अनाथ था और वो एक NGO चलाता था। गांदरबल के लार में रहने वाले उसके परिवार ने भी यही दावा किया है कि आतंकवाद से उसका कोई लेना देना नहीं था। वो पोस्ट ग्रेजुएट यानी M.Com था और पार्ट टाइम कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर काम करता था। उन्होंने आधिकारिक बयानों में विरोधाभासों की ओर इशारा करते हुए कहा कि सेना ने शुरू में दावा किया था कि मारा गया व्यक्ति एक विदेशी आतंकवादी था, लेकिन बाद में उसे आतंकवाद से जुड़ा एक स्थानीय व्यक्ति बताया गया। साथ ही साथ बता दें, वेस्ट बैंक में मौत की सजा कानून का विरोध, इजराइल के खिलाफ एकजुट हुए 7 बड़े मुस्लिम देश। दोस्तों, मिडल ईस्ट में जारी तनाव के बीच 7 मुस्लिम देशों ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वेस्ट बैंक में मौत की सजा के प्रावधान पर उसकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर घेराबंदी की जा रही है। पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र समेत इन 7 देशों ने मौत की सजा कानून पर इजराइल के खिलाफ एक संयुक्त बयान जारी कर दिया है और इसको लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, इंडोनेशिया, जॉर्डन, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, इन 7 देशों के विदेश मंत्रियों ने गुरुवार यानी 2 अप्रैल को बयान जारी कर इजराइल की संसद यानी नेसेट द्वारा पारित उस कानून की निंदा किया जिसमें कब्जे वाले वेस्ट बैंक में मौत की सजा लागू करने का प्रावधान शामिल है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि यह कानून सीधे तौर पर फलस्तीनियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है और इससे क्षेत्र में पहले से मौजूद तनाव और भड़क सकता है। इन देशों ने इजराइल के इस कदम को अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवाधिकारों के खिलाफ बताया और कहा कि यह उसकी यानी इजराइल कब्जा करने वाली शक्ति को दर्शाता है। संयुक्त बयान के अनुसार इजराइल ने जो कानून लाया है वो वेस्ट बैंक में रहने वाले फलस्तीनियों पर भी लागू हो सकता है और इसका इस्तेमाल भेदभावपूर्ण तरीके से किया जा सकता है। खास तौर पर इस कानून की आड़ में फलस्तीनी कैदियों को निशाना बनाया जा सकता है। दोस्तों, तो उधर आपको बता दें,
अमेरिका ने उड़ा दिया $400 मिलियन का ईरानी B1 ब्रिज, जिससे मिडल ईस्ट में छा गया अंधेरा। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर दोस्तों ईरान को उस गर्व को मिट्टी में मिला दिया जिसे उसकी तरक्की का सबसे बड़ा सबूत माना जाता था, प्रूफ माना जाता था। तेहरान और करज जैसे दो बड़े शहरों को जोड़ने वाला रणनीतिक B1 ब्रिज पर एयर स्ट्राइक की गई है, जिसके बाद ये पुल बीच से ही टूट गया है। ये हमला इतना सटीक और घातक था कि इसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। करीब $400 मिलियन की लागत से बना ये पुल केवल यातायात का जरिया नहीं था, बल्कि ईरान की इंजीनियरिंग और उसकी मजबूती का भी प्रतीक था। इस तबाही ने न केवल ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ा है, बल्कि उसके आत्मविश्वास पर भी तगड़ा चोट पहुंचा दिया है। दोस्तों, अमेरिका और इजराइल की जोड़ी ने ईरान के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में घुसकर यह हमला किया है। इस हमले में रणनीतिक रूप से बेहद खास B1 ब्रिज को पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया है और $400 मिलियन यानी लगभग 3,300 करोड़ रुपए मिट्टी में मिल गए हैं। इस पुल को तैयार करने में ईरान ने पानी की तरह पैसा बहाया था। वहीं दोस्तों, ईरान के इस सबसे बड़े पुल को उड़ा देने के बाद ट्रम्प ने धमकी भी दे दी। कह दिया देर होने से अच्छा है पहले ही डील कर लो, वरना अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी है। जी हाँ, ट्रम्प ने इस हमले के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर लिखा, जो आप सामने देख पा रहे हैं। लिखा है कि अभी भी वक्त है, समझौता कर लो, वरना उस देश में बहुत कुछ भी नहीं बचेगा जो अभी तक बचा हुआ है, जो कभी एक महान देश बन सकता था। इस चीज को लेकर उसको भी उड़ाया जा सकता है। यानी साथ ही साथ कहा कि अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी है ईरान में, इसीलिए समय रहते समझौता कर लो, वही तुम्हारे लिए अच्छा साबित होगा। दोस्तों, भले ही ट्रम्प ये दावा कर रहे हो कि ईरान की सैन्य ताकत लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है, जो हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और वो हकीकत यह है कि ईरान अभी भी लगातार मिसाइलें दाग रहा है। गुरुवार को भी ईरान ने इजराइल और खाड़ी देशों पर मिसाइलों की बौछार जारी रखी। ईरान के इन हमलों ने यह साबित कर दिया है कि वो अभी भी पूरे क्षेत्र में किसी भी लक्ष्य को भेदने की पूरी क्षमता रखता है। दोस्तों, उधर ईरान ने भी बड़ा पलटवार कर दिया। ट्रम्प की चेतावनी पर कह दिया 70 लाख ईरानी हथियार उठाने को तैयार हैं। जी हाँ, ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर कलीबाफ ने गुरुवार को दावा कर दिया कि लगभग 70 लाख ईरानी किसी भी अमेरिकी जमीनी आक्रमण के खिलाफ लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। गौरतलब है कि ईरान की आबादी लगभग 9 करोड़ है। उनका ये दावा 70 लाख ईरानी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दोस्तों, स्पीकर कलीबाफ इस आंकड़े का जिक्र करने वाले पहले ईरानी अधिकारी हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि ये 70 लाख ईरानी कौन होंगे? क्या ये आम नागरिक हैं या युवा हैं जो हथियार उठाएंगे, या फिर इतने की फौज बना रखी है ईरान ने गुपचुप तरीके से? क्या है वो 70 लाख ईरानी? इसको डिटेल में उन्होंने नहीं बताया। दोस्तों, बस आंकड़ा पेश किया कि 70 लाख ईरानी अमेरिका इजराइल के खिलाफ हथियार उठाने को तैयार है। आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या समझ में आता है? जो भी लगता है कमेंट में अवश्य लिखकर बताइएगा, तो उधर आपको बता दें। वहीं ट्रम्प के दावों पर ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने तंज कस दिया। कह दिया कि भाई अब ईरान में आखिर क्या हासिल करना बाकी रह गया है? जो जंग खत्म नहीं हो रहा, आज भी जंग चल रहा है। ऐसा तुमको और क्या चाहिए ईरान से जो इस वॉर को खत्म नहीं कर रहे हो? बता दें, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने ईरान से जुड़े मौजूदा युद्ध को लेकर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि अब ये साफ नहीं है कि इस संघर्ष में आगे क्या हासिल करना बाकी है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप दावा कर चुके हैं कि ईरान की सैन्य क्षमता काफी हद तक कमजोर हो चुकी है। अल्बनीज ने इस युद्ध को ऑस्ट्रेलिया के लिए परीक्षा का समय बताया। उन्होंने कहा कि मिडल ईस्ट में जारी संघर्ष का सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। खासकर ईंधन की कीमतों में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है। इस संकट की बड़ी वजह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में रुकावट है, जो दुनिया के सबसे अहम तेल सप्लाई मार्गों में से एक है। यहाँ तनाव बढ़ने से तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हो रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, उधर मैक्रोन की पत्नी पर कमेंट से फ्रांस में मच गया उबाल। कहने लगे लोग मर रहे हैं लेकिन ट्रंप को मजाक सूझ रहा है। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान पर फ्रांस में गुस्सा है। फ्रांस में इसे फर्स्ट लेडी का अपमान बताया जा रहा है। फ्रांस के राजनेताओं ने कहा है कि यह कतई भी स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। फ्रांस में मैक्रोन के आलोचक भी ट्रंप की इस टिप्पणी पर भड़क उठे हैं दोस्तों, और कह दिया है कि यह कमेंट का घटिया स्तर है। गुरुवार को ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी का मजाक उड़ाया। फ्रेंच लहजे की नकल करते हुए ट्रंप ने कहा कि इमैनुअल मैक्रोन की पत्नी उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है। ट्रंप ने एक प्राइवेट लंच के दौरान कहा कि मैंने फ्रांस में मैक्रोन को फोन किया, जिनकी पत्नी उनके साथ बहुत खराब व्यवहार करती है। वो अब भी जबड़े पर पड़े थप्पड़ की चोट से उबर नहीं पा रहे हैं। बुधवार को एक प्राइवेट लंच के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मैक्रोन पर अपना नया हमला बोला। उन्होंने नाटो के सहयोगी देशों की इसलिए कड़ी आलोचना की है कि वे ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल नहीं हुए। ऐसे में फ्रांस की संसद के निचले सदन के अध्यक्ष याएल ब्रॉन पिवेट ने कहा कि सच कहूं तो यह बिल्कुल भी सही नहीं है। हम अभी दुनिया
के भविष्य पर चर्चा कर रहे हैं। इस समय ईरान जंग का असर लाखों लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। लोग युद्ध के मैदान में मारे जा रहे हैं और हमारे पास एक ऐसा राष्ट्रपति है जो हंस रहा है, जो दूसरों का मजाक उड़ा रहा है। जी हाँ दोस्तों, उधर बता दें, कंगाल पाकिस्तान को लगा बहुत बड़ा झटका। सोना निकालने वाले कनाडाई कंपनी ने समेटा बोरिया बिस्तर। जी हाँ, क्या है कारण बता दें। कनाडा की दिग्गज माइन डेवलपर कंपनी बैरिक माइनिंग ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी तांबा सोना खदान डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को 1 साल के लिए टाल दिया है। कंपनी ने इसके पीछे दक्षिण पश्चिम ईरान की सीमा से सटे परियोजना स्थल के आसपास बढ़ते सुरक्षा जोखिम को कारण बताया। साथ में उसने ये भी कह दिया है कि ईरान और अमेरिका के बीच जारी युद्ध के कारण उनके कर्मियों के लिए सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई हैं। ऐसे में परियोजना को वर्तमान समय में जारी नहीं रखा जा सकता। पाकिस्तान असुरक्षित देश है, यहाँ पर एक क्षण भी युद्ध के समय में बिताना किसी खतरे से कम नहीं है। ऐसे में इस कनाडा की दिग्गज माइन डेवलपर कंपनी बैरिक माइनिंग ने पाकिस्तान से बोरिया बिस्तर समेटना ही जायज समझा। दोस्तों, उनके जाने की जानकारी सुनते ही विशेषज्ञों ने पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी भी दे दी। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इस देरी से निवेशकों का पाकिस्तान पर भरोसा कमजोर पड़ सकता है और इसके आर्थिक व कूटनीतिक परिणाम भी हो सकते हैं। पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। ऐसे में खदानों से होने वाली आय के बंद होने से उसका ये संकट और ज्यादा गहरा हो सकता है। अब ऐसे में मझधार में फंस गया है दोस्तों शहबाज शरीफ और मुनीर। उधर कंगाल पाकिस्तान को चाइना ने भी बड़ी चेतावनी दी थी। कह दिया, चीनी कंपनियों का करोड़ों डॉलर लौटाओ वरना बहुत बुरा होगा। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका से सटने की क्या चीन दे रहा है पाकिस्तान को सजा। दोस्तों बता दें, पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि बीजिंग ने इस्लामाबाद से 220 मिलियन डॉलर तत्काल चुकाने को कहा है। बीजिंग ने इस्लामाबाद पर चीनी एनर्जी कंपनी के 220 मिलियन डॉलर के बकाया चुकाने को लेकर अल्टीमेटम दिया है। चीन ने कहा है कि अगर पाकिस्तान ये पैसे नहीं चुकाता है तो इस प्रोजेक्ट से संबंधित काम बंद कर दिए जाएंगे। पाकिस्तानी अखबार द न्यूज ने अधिकारियों के हवाले से इसकी जानकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक चाइना ने कहा है कि पेमेंट में देरी से निवेशकों का भरोसा कम हो सकता है और कामकाज में रुकावट आ सकती है। पिछले लंबे समय से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान जो लगातार अमेरिका के करीब जा रहा है दोस्तों, उसको चीन ने कई बार चेतावनियां दी थी, फिर भी पाकिस्तानी नेता अमेरिका से संबंध को आगे बढ़ाने से नहीं रुक रहे थे। द न्यूज ने बताया कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल यानी SIFC ने भी पाकिस्तान को बकाया का तुरंत निपटारा करने को कहा है। इसने भी विदेशी निवेशकों का भरोसा बनाए रखने का हवाला दिया है। यानी लगातार चौतरफा मार झेल रहा है दोस्तों पाकिस्तान, फिर भी बेइज्जती महसूस नहीं हो रही है। पाकिस्तान के हुक्मरानों को बड़ा ही ढीठ है पाकिस्तान। इस पर आपकी जो भी राय हो अवश्य कमेंट कीजिएगा दोस्तों। साथ ही साथ आपको बता दें, ईरान से अर्जेंटीना की कैसी है दुश्मनी। पहले IRGC पर लगाया प्रतिबंध, अब प्रभारी राजदूत को भी निकाला बाहर। जी हां, मध्य पूर्व संघर्ष के बीच दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना ने ईरान के खिलाफ अप्रत्याशित प्रतिक्रिया दी है। उसने पहले ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC को आधिकारिक तौर पर एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। अब अर्जेंटीना की सरकार ने ईरान के चार्ज डी अफेयर्स मोहसिन तेहरानी को पर्सोना नॉन ग्रेटा यानी अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया है। अर्जेंटीना के विदेश मंत्री ने बताया कि तेहरानी को 48 घंटों के भीतर देश छोड़ने का आदेश दे दिया गया है। अर्जेंटीना ने यह ऐलान ईरानी विदेश मंत्रालय के बुधवार को दिए गए बयान के जवाब में दिया है। तो वहीं दोस्तों अब बात कर लेते हैं ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध के बीच के कॉन्सिक्वेंसेस के, कि इसका भारत पर कैसे असर पड़ रहा है। दोस्तों, अमेरिका ईरान युद्ध से संकट में छत्तीसगढ़ के स्टील इंडस्ट्री को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि निर्यात वहां घटने से रोजगार का संकट पैदा हो गया है। अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध का असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है दोस्तों। खास तौर पर यहाँ की स्टील इंडस्ट्री बेहद ज्यादा प्रभावित हो रही है। छत्तीसगढ़ में बनी स्टील दुनिया के कई देशों में निर्यात की जाती है। ओडिशा के बाद छत्तीसगढ़ स्टील उत्पादन और निर्यात में देश भर में दूसरे नंबर पर है, लेकिन युद्ध के चलते निर्यात बंद होने के कारण अब स्टील इंडस्ट्री पर भी संकट के बादल छाने लगे हैं। खास तौर पर MSME सेक्टर में हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। सप्लाई चेन टूटने से निर्यात कम हो रहा है, जिसके चलते प्रदेश के ज्यादातर स्टील प्लांट 50% तक कम उत्पादन कर पा रहे हैं। वहीं अब मजदूरों के रोजगार का भी संकट खड़ा हो गया है दोस्तों। इतना ही नहीं, वहीं मिडल ईस्ट युद्ध की आंच से आगरा का जूता उद्योग भी ठप पड़ता दिखाई दे रहा है। 200 करोड़ का माल अटका हुआ है। 5 लाख मजदूरों की रोजी रोटी दांव पर लग चुकी है दोस्तों। इस युद्ध का असर उत्तर प्रदेश के आगरा तक पहुंच चुका है। ताजमहल के शहर में बने करीब 24 मिलियन डॉलर यानी लगभग 200 करोड़ रुपए के जूते इस समय समंदर में अटके हुए हैं। हालात यह है कि कारोबारियों के सामने स्थिति आगे कुआं पीछे खाई जैसी बन गई है। दरअसल आगरा से मिडल ईस्ट के देशों में हर साल करीब 121 मिलियन डॉलर यानी लगभग 1125 करोड़ रुपए के जूतों का निर्यात होता है, लेकिन पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव ने इस पूरे कारोबार पर संकट के बादल खड़े कर दिए हैं। आगरा भारत का सबसे बड़ा फुटवियर मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता है। यहाँ हजारों छोटी बड़ी फैक्ट्रियां जो है वो जूते बनाती हैं और लाखों
कारीगर इस उद्योग से जुड़े हुए हैं। यूरोप, अमेरिका और खासकर मिडल ईस्ट के देशों में आगरा के लेदर शू और सेफ्टी शू की अच्छी मांग रहती है, लेकिन युद्ध की आशंका और समुद्री मार्गों में अस्थिरता के कारण अब इस कारोबार की कमर टूटती नजर आ रही है दोस्तों, क्योंकि ये जूते निर्यात होने को समंदर में अटके हुए हैं दोस्तों। आखिर करे तो करे क्या? ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर तो डालना बहुत जरूरी है कि ये युद्ध खत्म होना चाहिए। बेवजह का ये बेफिजुल का ये युद्ध बिना किसी एम के, बिना किसी टारगेट के युद्ध चलता दिखाई दे रहा है। ना इसका सर है ना पैर है। ऐसे में ट्रंप पर प्रेशर बनना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि समय रहते जल्द से जल्द ये युद्ध खत्म होना चाहिए तो कमेंट में युद्ध खत्म होना चाहिए अवश्य लिखिएगा दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें 10 अप्रैल को नीतीश कुमार की राज्यसभा होगी शपथ, फिर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। बिहार में नए सीएम का प्रोग्राम क्या सेट है बता दें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद राज्य में एनडीए की नई सरकार के गठन पर चर्चा तेज है। नीतीश के बाद बिहार का अगला सीएम कौन होगा, इस पर अटकलें लगाई जा रही हैं। इस बीच नीतीश कुमार के राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने की तारीख लगभग तय हो चुकी है। राज्यसभा की शपथ लेने के बाद वे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी दे देंगे। इसके बाद बिहार में नई सरकार का गठन होगा और राज्य का नया सीएम भी मिलेगा दोस्तों। जेडीयू के वरिष्ठ नेता ने हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में कहा कि नीतीश कुमार अगले सप्ताह दिल्ली जाएंगे। वहीं बिहार में नई सरकार के गठन की बात करें तो अप्रैल महीने के मध्य तक में होने की संभावना है। हालांकि नीतीश कुमार के बाद बिहार का सीएम कौन होगा इस बारे में विस्तार से बताने से उन्होंने साफ इनकार किया है। जेडीयू नेता ने कहा कि नीतीश के मन में पूरा प्रोग्राम सेट है, वो जानते हैं कि उन्हें क्या करना है और वे इस बारे में पूरे तरीके से निश्चित भी हैं। जी हाँ, वरना वो ऐसा डिसीजन नहीं लेते राज्यसभा जाने का। लेकिन वहीं आपको बता दें दोस्तों, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनता है, अगर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का सीएम बनेगा भी, तो सबसे ज्यादा अटकलें ये है कि भाजपा में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का नाम सबसे प्रमुख पर है दोस्तों, सबसे टॉप पर है। अगर उनके अलावा किसी की बात करें तो नित्यानंद राय, विजय सिन्हा, दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे जैसे नाम भी रेस में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन टॉप पर सम्राट चौधरी का ही नाम है। आप क्या चाहते दोस्तों, किसको अगला सीएम बनाना चाहिए आपके हिसाब से? नाम कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। वही एसआईआर के काम में लगे न्यायिक अफसरों को भीड़ की ओर से बंधक बनाए जाने और उन पर पथराव करने की घटना ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले पर न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी नाराजगी जताई है। मामला बंगाल के मालदा जिले का है, जहां 7 न्यायिक अफसरों को बंधक बनाकर घंटों तक रखा गया। अब इस मामले पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भड़क गई और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सागर दिघी में कहा कि कल मालदा में जो घटना हुई उसके बारे में मुझे नहीं पता कि ये किसने किया, लेकिन किसी ने मुझे इसके बारे में नहीं बताया। ये लोग मुझे कोई जानकारी नहीं देते हैं। आधी रात को उन्होंने जज के घर को घेर लिया। मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तरी दिनाजपुर में बीजेपी गेम प्लान खेल रही है। भवानीपुर में भी कई लोगों के नाम काट दिए गए हैं। यानी कि दोस्तों मालदा में जजों को बंधक बनाने पर ममता बनर्जी का ये बयान सामने आया है। लेकिन दोस्तों कौन कौन चाहता है कि इस बार बंगाल में बदलाव होना बहुत जरूरी है, बंगाल में बदलाव होना ही चाहिए? ये बात कमेंट में अवश्य लिखिएगा जो भी ऐसा चाहते हैं। तो वहीं दोस्तों यात्रा से पहले ही कर लें चेक। रेलवे ने 2 अप्रैल से कैंसिल कर दी ट्रेनें। अप्रैल महीने में कहीं जाने वाले हैं अगर आप और आपने ट्रेन टिकट बुक कर ली है दोस्तों, तो आपके लिए ये जानकारी बहुत जरूरी हो जाती है कि रेलवे ने अप्रैल के लिए कई ट्रेनें कैंसिल कर दी हैं, जबकि कई ट्रेनों के रूट में बदलाव कर दिए हैं। दोस्तों कारण है कानपुर और उन्नाव के बीच गंगा नदी पर जो पुल बना है उस पर काम होना है। इस पुराने पुल की मजबूती बनाए रखने के लिए रेलवे इस पर मरम्मत का काम करवाएगा और ये काम 2 अप्रैल से शुरू होगा और अगले 40 दिनों तक काम चलेगा। इसी की वजह से दोस्तों ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। ऐसे में अगर आपका इस रूट से कोई भी ट्रेन हो तो कृपया करके अवश्य जांच लीजिएगा। बाकी ट्रेनों की जितनी संख्या है जानकारी हमने सामने दिखा दिया, आप देख ही पा रहे होंगे। अगर इनमें से कोई ट्रेन आपका है तो अलर्ट हो जाइएगा दोस्तों। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।